नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की बड़ी खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा मामले के आरोपी मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर विवाद खड़ा हुआ है। मोहर्रम अली को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने पर बीजेपी हमलावर है। 13 जनवरी को मोहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका स्वागत भी पार्टी में करते हुए नजर आ रहे थे। मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें वायरल होते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव पर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मोहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पे नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था। आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और एमएलए और मंत्री बनाना चाहते हैं। तो सोच है, इसको आपको बदलना होगा। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मोहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती में बिठाने की कोशिश की। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दंगे के आरोपी मोहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी में शामिल करने पर पीड़ित दुकानदारों ने भी नाराजगी जताई है। सहारनपुर में मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद यहां विवाद बढ़ गया है। सहारनपुर में हमारी मौजूदगी और उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर 2014 में आगजनी की घटनाएं हुई थी। ये दुकानें यहां पर जला दी गई थी। दरअसल 2014 में गुरुद्वारे पर लेंटर डालने को विवाद हुआ था और उसके बाद यहां पर दंगे जैसी शक्ल यहां पर हो गई थी और उसके बाद यहां दुकानों को आग लगाई गई थी, जिसका आरोप लगा था फिर इसी संकल्प के साथ जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2022 में 10 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और उसी अभियान को लेकर के मैंने इस बात को कहा था। अखिलेश जी भी अब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, उस पर आपको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस वजह से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको नहीं मिलेगा। परिवार के एक प्रमुख सदस्य पन्ना जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन करी है। देखिए, वही कह रहे हैं ना कि उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद जी।
तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तो निशाना साधा टिकट जारी करने को लेकर, सूची जारी करने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के आने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो उनके भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं और उनके आने से उनका स्वागत साथ ही साथ और मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और अभी हम लगातार जिस खबर पर बात कर रहे थे उस खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल दंगे के आरोपी मोहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने के बाद एक अलग ही तरह का विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कवायद में लगी है। इधर समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने पर छिड़े विवाद के बीच मोहर्रम अली पप्पू का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। सर, सबसे पहला सवाल ये कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप पर दंगों का आरोप है, आगजनी का आरोप है और आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और समाजवादी पार्टी में जो है आपको भर्ती शामिल कराया गया है, दंगाइयों को शामिल कराया गया, ये बीजेपी कह रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप तो किसी के ऊपर भी कोई भी लगा सकता है। प्रधानमंत्री जी पे लगा दीजिए, मुख्यमंत्री जी पे लगा दीजिए, ये बात सही है। वो 97 मुकदमे बतला रहे, कोई 84 बतला रहा कि हमारे पे लगे थे, ये झूठ है। 10 मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पे लगे थे जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार में मुझे सर्टिफिकेट मिला बेगुनाही का। हमारे जो आलोक कुमार जिला अधिकारी और दिनेश कुमार PSSP सहारनपुर, उनका ऑन रिकॉर्ड ये सिग्नेचर है, ये लेटर है जो उनके दस्तखत से DM साहब के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में गया। वहीं सहारनपुर के सिटी SP राजेश कुमार ने कहा कि मोहर्रम अली पप्पू के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और हाल ही में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। मोहर्रम अली पप्पू के बारे में थाना मंडी से जानकारी की गई तो थाना मंडी क्षेत्र का रहने वाला है, वहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके ऊपर करीब 2 दर्जन से के लगभग मुकदमे हैं और इसके खिलाफ अभी गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी चुनाव के दृष्टिगत प्रचलित है। और इधर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, 2014 में सहारनपुर में सिखों की दुकानें और गुरुद्वारे जलाने वाले दृश्य शायद आप भूले नहीं होंगे। अब उन्हीं सिखों के घर और गुरुद्वारे जलाने वाले मास्टरमाइंड मोहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया है। अखिलेश यादव, शर्म करो और डूब मरो। और इतना ही नहीं, मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के कुछ नेताओं ने भी हैरानी जताई। सहारनपुर के व्यक्ति द्वारा अपने निजी हित में लिया गया फैसला है। प्रदेश नेतृत्व का और हाईकमान को इस मामले का कोई भी संज्ञान नहीं है। 1.5 साल तक जेल में रहा, रासुका लग गई। रासुका लगने के बाद क्या बचा? उसका तो पूर्ण रूप से कैरियर खत्म कर दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में ही। और ये जिस भी व्यक्ति के द्वारा अभी ले जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है, ये बहुत गलत निर्णय है और मैं इसके हाईकमान को जानकारी दूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में आने पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया है। को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहने वाले लोग आज समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। सिरसा जी और भाजपा को बताना चाहिए कि लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री जी का इस्तीफा कब होगा। सिरसा जी और भाजपा को बताना चाहिए कि 700 से भी ज्यादा किसान जो शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनको शहीद का दर्जा कब मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबे में कमल खिल गया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं और इसे समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। अपर्णा को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए बड़े चेहरों का आना इस बात को दिखाता है कि मुलायम की बहू का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपर्णा यादव को पार्टी की पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी और दूसरे नेता भी मौजूद थे। वैसे तो सियासत में सेंधमारी पहले भी होती रही है, लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम जनता को संदेश देने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं।
तो 3 तस्वीरें जिसमें मुलायम परिवार में समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर इन तस्वीरों को देखा जा रहा है। मंच पर देखिए, बड़े से बड़ा जो नेता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है या फिर भारतीय जनता पार्टी से, वो नजर आ रहा है। इस वक्त बीजेपी में अपर्णा यादव की शामिल होने की प्रक्रिया में स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य हैं। वहीं जेपी नड्डा ने पार्टी की पट्टिका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया है। वो चुनाव कहां से लड़ेंगी इस पर संशय है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लखनऊ कैंट से वो चाहती थी एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारी, जो समाजवादी पार्टी ने नहीं होने दी। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। और पार्टी की सदस्यता मिलने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि इस देश को बचाना है तो हमको राष्ट्रवाद के साथ चलना होगा। और क्या कुछ कहा मुलायम सिंह की छोटी बहू ने, सुनिए जरा। अपर्णा यादव जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। बीजेपी ने आप ज्वाइन किया है, कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, झटका मानती हैं? देखिए, मुझे झटका तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये अपर्णा यादव का बहुत बड़ा फैसला था कि मुझे राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि और कुछ नहीं लगा। इसीलिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए मैंने सोचा कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन करूँ। अखिलेश और मुलायम की क्या बात आपको पसंद नहीं आई जो आप बीजेपी की ओर बढ़ चली? देखिए, परिवार से मैं कोई विमुख नहीं हूँ। मैंने मेरे बड़ों का, सबका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। एज अ बहू मैं हमेशा से अपने परिवार के गरिमा और जो भी उसके नियम हैं वो निर्वाह करती रहूंगी। मेरी पार्टी आइडियोलॉजी की ये बात है, मुझे राष्ट्रवाद ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में आई हूँ। लखनऊ कैंट से क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? जैसा पार्टी सुनिश्चित करेगी वैसा करूंगी। मैंने कैंट में बहुत काम किया है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करे। पार्टी में बड़ी भूमिका के लिए आप तैयार हैं? जैसा प्रधानमंत्री जी और जो कोर टीम है वो डिसाइड करे, जैसा दिशा निर्देश होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया और बीजेपी में महिलाओं के सुरक्षित होने का दावा कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस और इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है, बहू और बेटी हो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बहू हो, बेटी हो या मुलायम सिंह यादव जी की बहू हो, ये सामने ही उदाहरण है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। समाजवादी कुनबे में बड़ी सेंधमारी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपर्णा के बीजेपी में जाने पर शुभकामनाएं दी। अपर्णा के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है।
समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, धौलपुर मिलिट्री स्कूल, और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं न कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं। हालांकि अखिलेश से पहले जब शिवपाल यादव से अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बारे में सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते नजर आए। शिवपाल जी, अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया बीजेपी, तो शिवपाल यादव फिलहाल कुछ नहीं कहे अपर्णा यादव के ज्वाइनिंग पर, और वो सीधे अपने घर से निकल गए हैं। अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने मुलायम सिंह यादव का एक वीडियो ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा है, जिसमें मुलायम कहते नजर आ रहे हैं कि देश में किसी नेता ने अपने बेटे को सीएम बनाया जो किसी ने नहीं बनाया, जो अपने आप का नहीं हो सकता किसी और का क्या हो सकता है। और इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी ने लिखा, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी जल्द ही तय करेगी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि वो चुनाव लड़ने से पहले आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध जोरदार होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराधू से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश भी अब विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और जगह जनता के जरिए तय करने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर तंज किया। कहा, अखिलेश के सीट चुनने में देर हो रही है क्योंकि वो सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। 2012 से 17 के बीच में जो असफल मुख्यमंत्री होने का उनको प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? और यूपी बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर तंज करते हुए कहा कि अखिलेश भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
देखिए, ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज़ है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आपने पूछा तो मैंने बोल दिया है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे। और कभी बोटी बोटी करने वाला बयान देकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले इमरान मसूद इन दिनों बहुत ज्यादा सियासी संकट से गुजर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इमरान मसूद का ये वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, जिसमें इमरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए दिखे। 17 सेकंड का ये वीडियो कब का है और किस जगह का है इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने इमरान मसूद को निशाने पर लिया है। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए। तो इमरान मसूद जो 12 जनवरी को ही अभी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन जहां से उन्हें बियड सीट से जहां से उन्हें टिकट चाहिए थे वहां से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतार दिया। अब संकट की इस घड़ी में उनका एक वीडियो बीजेपी की तरफ से शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ये वीडियो कब का है, किस जगह का है, ये अभी साफ नहीं है। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट पर लिखा है, सारे मुसलमान एक हो जाओ, सब पैर पकड़ेंगे, इमरान मसूद का एक और ख्वाब। तो एक बार फिर से उस वीडियो को सुनिए जिसमें मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करते इमरान मसूद नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह से बहुत बना लिया, अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा बना दिया। दुआ कर अल्लाह से बहुत बना लिया, अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा। सियासी पार्टियां वादे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन जमीन पर वादा दम तोड़ देता है। खबर राजस्थान की दौसा से है। दौसा के रामगढ़ पचवारा में कर्ज में डूबे किसान की जमीन को पहले प्रशासन ने कुर्क किया और आज उस जमीन की नीलामी भी कर दी गई, जबकि गरीब किसान का परिवार की हालत बेहद तंग है। किसान जोड़कर किसी तरह से अपने गुजारे के लिए कुछ जुटा पाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। किसान कजोड़ मीणा ने मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था। किसान कजोड़ मीणा की 2017 में मौत हो गई थी। बैंक ने कई बार कर्ज जमा करने का नोटिस दिया, लेकिन सरकार के कर्ज माफी के वादों के चलते लोन जमा नहीं किया गया। लेकिन अब जमीन कुर्क होने के बाद नीलामी भी कर दी गई। ऐसे में किसान कजोड़ मीणा की करीब 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन की नीलामी हो गई और 46,51,000 रुपए में किसान की जमीन नीलाम कर दी गई। ये जमीन किरण शर्मा निवासी मंडावरी ने नीलामी के तहत छुड़वाई है। बैंक से कर्जा लिया था तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है हम, और मेरा नाम राजूलाल मीणा है, मैं उसका पुत्र हूँ, और हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था। हमें चुकाने में असमर्थ है, हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारी ज़मीन की नीलामी करेंगे तो हम बैंक से कहते हैं कि बैंक हमारे वो करेगा, हम आत्महत्या कर लेंगे हमारे ऐसे नीलामी करेंगे तो। बीघा 2 बिस्वा ज़मीन है और ये 2017 में के बाद में इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे बैंक में। इनको बार बार नोटिस दिया था, व्यक्तिगत संपर्क किया गया, उसके बाद में यहाँ अरोड़ा में हमने केस दर्ज किया, फिर इनके यहाँ से नोटिस गया, इसको कुड़क किया गया और आज इसकी नीलामी की लास्ट डेट है, आज नीलामी की। एक कजोड़ पुत्र सालगा मीना, जिसकी जामनों की ढाणी रामगढ़ पचवारा में
15 बीघा ज़मीन है। इसने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से रोड़ा इसने लोन केसीसी ली थी और अभी रोड़ा के तहत नीलामी इश्तिहार जारी किया गया था जिसमें आज की डेट दी गई थी। इससे पूर्व इन लोगों की जो बैंक की सेटलमेंट नीति है उसके तहत 4,25,000 की राशि में बैंक के द्वारा सेटलमेंट हेतु उनको समझाया गया था और काश्तकारों के यहाँ जाकर समझाइश भी की गई थी, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं हुए, तो नियमानुसार आज नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर बात करने के लिए भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। भवानी, जो किसान थे उनकी तो मौत हो गई, लेकिन परिवार इस वक्त इस स्थिति से गुजर रहा है कि वो किससे कहे और कौन उनकी बातों को समझेगा। ऐसे में जब किसानों का कर्ज माफ हो गया था तो फिर ये पूरा मामला कैसे इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आ गया? देखिए प्रीति, इस परिवार के लिए तो संकट है ही है क्योंकि तकरीबन मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ से ज्यादा थी जमीन, वो 46 लाख में आज नीलाम हो गई है। परिवार के लिए खाने कमाने का जरिया भी चला गया और वो भी तब किसान की पहले ही मौत होगी उसके बाद में। राजस्थान में ऐसे तकरीबन सैकड़ों किसान हैं। अभी जयपुर के चोमू इलाके के अंदर ही 53 किसानों को इसी तरीके से कुर्की के नोटिस दे दिए गए हैं, जिनमें किसी को 20 तारीख को कुर्की होनी है, किसी में 23 को होनी है, 27 को होनी है, इस तरीके के नोटिस इशू कर दिए गए। अब पूरा मसला प्रीति अचानक ही क्यों हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके से नोटिस सर्व कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ ही दिन पहले तकरीबन 20 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कर्ज माफी जो पहले फेज में की थी, सेकंड फेज कर्ज माफी कर रहे हैं और उसके अंदर ये करने जा रहे हैं कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है सरकारी बैंकों का, उसका 90% जो है बैंक माफ कर दे, 10% सरकार देगी जो डिफॉल्टेड किसान है और उनका कर्ज माफ कर दिया जाए। तकरीबन 6,000 करोड़ लगभग बनते थे 3 लाख किसानों के। अब ये प्रपोजल सरकार की ओर से बैंकों के बीच में बात चल रही थी। इस बीच में बैंकों ने ये नोटिस इश्यू करना शुरू कर दिया और सरकार, क्योंकि जो ये कुर्की की कार्रवाई है बैंक सीधे नहीं करती, बैंक एसडीएम को लिख दी, उसके अंदर सरकारी तहसीलदार और जो बाकी अफसर होते हैं सरकार के वो रहते हैं, एक तरह से सरकार करवा रही है। तो आप देखिए कि सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप एक तरफ कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं, किसानों को ये कह रहे हैं कि आपकी माफ होगी, दूसरी तरफ कुर्की हो रही है किसानों के लिए। और अब जो काफी सारे राजस्थान के अंदर किसान है वो दहशत के अंदर है। डिफॉल्टर जो किसान है, आप भवानी मेरे साथ बने रहिएगा। पीड़ित जो किसान का परिवार है उनकी तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अपने दुखड़े को कैसे बयां कर रहे हैं, वो भी सुनिए। ते बताओ कि भाई महाराज कई कोड़ जावा बाल बच्चा ले रखा करना मास लागरी कौन है रीन माफ कोई भाई महाराज कई करा थे बताओ जी करा खा जावा बच्चा बाल खन ले मास लागरी कौन अरे भाई करिया चलो उन भाई लगा दी लल्ला में लगा दी महाराज कोड़ जावा मां चुकरी कौन ते बताओ कि भाई महाराज कई कोड़ जावा बाल बच्चा ले रखा करना मास लागरी कौन है रीन माफ कोई भाई महाराज कई करा थे बताओ जी करा खा जावा बच्चा बाल खन ले मास लागरी कौन अरे भाई करिया चलो उन भाई लगा दी लल्ला में लगा दी महाराज कोड़ जावा। ममता बनर्जी ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਈਡੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਚੀਫ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शरद पवार ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?
10 किलोमीटर अगे जाके भी खाली कुर्सियां तो मुड़ के आना सी, 10 किलोमीटर पिछे दे मुड़ गए। लेकिन ये बदलाखोरी मेरे नाल क्यों? जे मैं रात नूं